स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कैसा पेपर हुआ आप लोगों का एस ब्लॉक का? गुड, अच्छा किरत, वेरी गुड। अनुकृति, इनका भी अच्छा था। अच्छा, अनिमेश भी कह रहे हैं गुड। चलिए, स्नेहल भी कह रही गुड, शरद भी कह रहे हैं गुड। ठीक है, वेरी गुड। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। तो मंडे को जो है आपका हाइड्रोजन का टेस्ट होगा। मंडे को क्लास के पहले उसकी भी आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए, कार्बन के मेनली 3 एलोट्रोप्स होते हैं। पहले एलोट्रोपी का मतलब मैं समझा देता हूं। एलोट्रोपी का मतलब होता है द फिनोमिना इन विच सेम एलिमेंट पजेस डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। यानी वो फिनोमिना जिसमें एलिमेंट तो एक होगा लेकिन उसकी अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगी नेचर में। तो उन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रोप कहते हैं और इस फिनोमिना को एलोट्रोपी कहते हैं। तो एलोट्रोप्स का मतलब हुआ डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की एक फॉर्म होती है डायमंड। डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता है और ये बहुत हार्ड होती है। डायमंड इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। इनफैक्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, दूसरी इसकी फिजिकल फॉर्म होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट। ग्रेफाइट की जो लेड होती है उसको हम पेंसिल में यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट का यूज पेंसिल में आपने देखा होगा, जो पेंसिल में ब्लैक ब्लैक होती है वो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट की लेड होती है और वो बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है। और तीसरा जो एलोट्रोप होता है वो होता है फुलरीन। फुलरीन एकदम अलग होता है इन दोनों से। ठीक है, जैसे डायमंड के बारे में इसका जो नेटवर्क, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है। यानी कार्बन एटम्स का 3 डायमेंशन में एक बड़ा सा जाल बनता है, एक नेटवर्क बनता है और इसी वजह से वो बहुत हार्ड होता है। जबकि अभी मैं बताऊंगा ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है और इसका स्ट्रक्चर होता है शीट लाइक। टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। जबकि ये जो फुलरीन होता है ये सॉकर बॉल, सॉकर फुटबॉल को बोलते हैं, यूरोप में फुटबॉल को सॉकर बोला जाता है। तो जैसे फुटबॉल एकदम गोल गोल होता है, बिल्कुल उसी तरह से फुलरीन होता है, सॉकर बॉल शेप्ड। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हैं, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। हालांकि इन तीनों में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया एलोट्रोप्स का मतलब? एलोट्रोप्स का मतलब सिंगल एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। तो बारी बारी से हम इन तीनों एलोट्रोप्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है डायमंड।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमंड तो देखिए, डायमंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है। इसी वजह से यहाँ पे टेट्राहेड्रल नेटवर्क बनता है, और ये 3 डायमेंशनल होता है, यानी 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। तो जैसे अगर हम लोग हर कार्बन को 4 कार्बन से अटैच कर दें, यानी इस नेटवर्क में ईच कार्बन is bonded with 4 other carbon, तो हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। बच्चों वीडियो क्लियर आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। हाँ, तो एक्चुअली ये जो नेटवर्क स्पीड है वो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उसका भी असर नेटवर्क क्वालिटी पे आ रही है। एक मिनट में चलो चेक कर लेता हूँ अपना वाईफाई सेटअप। अब जरा बताइए कैसी आ रही है नेटवर्क क्वालिटी? बताइए नेटवर्क क्वालिटी कैसी आ रही है? सेम है? ओके। इम्प्रूवमेंट हुआ? ओके स्नेहल, अब कुछ ठीक लग रहा है? बाकी लोग भी बताएं कैसी आ रही है पिक्चर क्वालिटी? अच्छा, अविरल अब कह रहे हैं क्लियर है, अनिमेश कह रहे हैं अभी भी ब्लर है, ईरत कह रही है बेटर, क्लियर, अनुकृति कह रही है बेटर हुआ, आदित्य गुप्ता यस। चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए, अब ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो इसका भी असर पड़ता है नेटवर्क स्पीड पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, उसमें हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, यानी कुछ इस तरह से होगा। ये देखिए, हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिया और उसको 4 कार्बन से अटैच कर दिया। ऐसे ही ये कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ये कार्बन भी 4 कार्बन के साथ,
यानी इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बनता चला जाएगा जिसमें हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो बना सकते हैं आप लोग, डायमंड का स्ट्रक्चर बना लीजिए। और इसमें अगर हम लोग कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो 0 लोन पेयर है और 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि डायमंड के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, आंसर sp3। और अगर हम लोग बॉन्ड एंगल की बात करें तो बताइए बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल बताएं कितना होगा डायमंड में? What will be the value of bond angle in diamond? Yes, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 0 लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो बॉन्ड एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है, cc बॉन्ड लेंथ, ये होती है 154 पिकोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, cc बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई। अब इसके बाद ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि डायमंड के पास कोई भी फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है जो मूव कर सके। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों यहाँ पे बॉन्डेड हैं, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन डायमंड की क्रिस्टल लैटिस में नहीं पाया जाता है। इस वजह से डायमंड होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अभी मैं ग्रेफाइट पढ़ाऊंगा, ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है ऑन अर्थ, और इसकी हार्डनेस आने की वजह ही यही होती है, 3D नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर, जिससे कम वॉल्यूम में ज्यादा कार्बन एटम पैक हो जाते हैं और बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग बनते हैं यहाँ पे, और उन्हीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से ये काफी हार्ड होता है, और इसी वजह से ये यूज किया जाता है एज अब्रेसिव। अब्रेसिव समझते हैं? व्हाट इज अब्रेसिव? बताइए बच्चों, अब्रेसिव क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं, अब्रेसिव वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी मदद से हम टूल्स को शार्प करते हैं। जो हमारे टूल्स होते हैं उनको शार्प, उनको नुकीला करने के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है उसे अब्रेसिव कहते हैं। अब क्योंकि ये बहुत हार्ड है, तो जो हार्ड टूल्स होते हैं, जो बहुत हार्ड टूल्स होते हैं, उनको शार्प करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी टूल को वही ऑब्जेक्ट शार्प कर पाएगा जिसकी हार्डनेस उससे टूल से ज्यादा हो, और ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिलिकॉन की चिप्स यूज होती हैं, सिलिकॉन के इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं, तो वो बहुत पतली पतली होती हैं, उसी से मदरबोर्ड बनता है कंप्यूटर का। तो उनको शार्प करने के लिए, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब बहुत हार्ड होते हैं, तो उनको कैसे शार्प किया जाए? उनको हम उसी मटेरियल से शार्प कर सकते हैं जिनकी हार्डनेस
सिलिकॉन और जर्मेनियम से ज्यादा हो, और वो ये होता है डायमंड। तो डायमंड एज अब्रेसिव यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उनको हार्ड करने के लिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हार्ड करने के लिए। अब समझ में आया बच्चों, अब्रेसिव का मतलब? अब्रेसिव का मतलब होता है जो टूल्स को शार्प करे, फॉर शार्पेनिंग द हार्ड टूल्स। तो ये था बच्चों डायमंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रेफाइट। अच्छा ये बताइए, डायमंड डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि बहुत आता है केमिस्ट्री में, इनमें से कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। यस, डायमंड विल बी डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए हैं, और सारे के सारे इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ये देखिए, ये है आपके बॉन्ड पेयर, तो ध्यान रखिएगा, इट इज डायामैग्नेटिक। जबकि अभी आपको मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, वो डायामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेफाइट। तो देखिए ग्रेफाइट का जहां तक स्ट्रक्चर का सवाल है, तो इट कंसिस्ट ऑफ hexagonal rings formed by sp2 hybridized कार्बन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, बट ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनाते हैं, हेक्सागन बना लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं हर कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इस तरह से एक लेयर हो गई 2 डायमेंशन में, ये एक लेयर हो गई हेक्सागोनल लेयर। इसी के नीचे दूसरी लेयर होती है, और ये जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में वीक वांडरवॉल फोर्स लगता है, यानी इनके बीच में, इन 2 लेयर्स के बीच में जो गैप होता है वो अच्छा खासा गैप होता है, काफी स्पेस होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ये करीब होती है 340 पिकोमीटर। तो ये पूछा ग्रेफाइट की 2 लेयर्स के बीच में कितनी स्पेसिंग होती है, आंसर 340 पिकोमीटर। और रही बात बॉन्ड लेंथ की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायमंड के कंपैरिजन में हेलो हेलो, हाँ ऑडियो ऑफ करिए, किसका ऑडियो ऑन है, ऑडियो ऑफ करिए। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डायमंड से कम होती है 141.5 पिकोमीटर। तो कोई मुझे बता सकता है कि डायमंड में जो बॉन्ड लेंथ है क्यों कम आ रही है?
सॉरी, ग्रेफाइट में जो बॉन्ड लेंथ है वो डायमंड से क्यों कम आ रही है? ये कंपैरिजन आता है? मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हो रहा है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड लेंथ मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो sp3 पे p कैरेक्टर ज्यादा है और sp2 पे p कैरेक्टर कम है। तो ज्यादा p कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है। अगर आपको याद हो कि तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने रेडियस का ऑर्डर भी बताया था। सबसे ज्यादा रेडियस होती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, उससे कम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की, और सबसे कम होती है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की। तो एटॉमिक रेडियस देखिए sp3 की ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ भी sp3 में ज्यादा आएगी। बोलो बच्चों, समझ में आया कि डायमंड में जो बॉन्ड लेंथ है वो ग्रेफाइट से क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसमें मोर p कैरेक्टर है। अब चलो हाइब्रिडाइजेशन भी समझ लिया जाए कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 0 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। लेकिन सोचिए, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 4 होते हैं, लेकिन कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 3। इसका मतलब इस कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जो प्योर p ऑर्बिटल में है। ऐसे ही बगल वाले कार्बन के पास, ऐसे ही इस कार्बन के पास, तो हर कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट की क्रिस्टल लैटिस में हमको मिल रहे हैं। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की वजह से ग्रेफाइट डायामैग्नेटिक की बजाय पैरामैग्नेटिक होता है। तो देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट में जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है। ग्रेफाइट क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, क्लियर हुआ? व्हाई ग्रेफाइट इज पैरामैग्नेटिक? क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और इसी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बैड कंडक्टर ऑफ हीट। It is good conductor of electricity, but bad conductor of heat। नॉर्मली आपने देखा होगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, लेकिन ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर है, लेकिन हीट का बैड कंडक्टर है। तो क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट? व्हाई ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट? बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब, अगर हम यहां से हीट करना स्टार्ट करें तो वो हीट इस एंड तक बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी। बोलो भाई, अगर हम यहां से ग्रेफाइट को हीट करना स्टार्ट करें तो बताइए, हीट इस एंड तक जल्दी पहुंचेगी या देर में?
बेटा देर में पहुंचेगी क्योंकि इन दोनों लेयर के बीच में कोई मीडियम है नहीं। आप तो जानते होंगे हीट को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे इन दोनों लेयर्स के बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम है ही नहीं, और अच्छी खासी डिस्टेंस आ रही है 340 पिकोमीटर। तो अगर आप यहाँ पे हीट करोगे तो ये हीट इसी लेयर में रह जाएगी, इस लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द टू लेयर्स। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको हम कह भी सकते हैं इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज ऑफ इंटरप्लेनर या इंटरलेयर स्पेसिंग। जो इंटरलेयर स्पेसिंग आ रही है उस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और रही बात गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, वो तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए डायमंड और ग्रेफाइट में किसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? यस, डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट की तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, आपने देखी लिया, बीच में इतना गैप आ रहा है। अच्छा, डायमंड में क्या होता है? गैप नहीं होता है, हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, तो बीच में एक मीडियम मिल जाता है, वो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दो कार्बन के बीच में, वही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हीट को एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे कार्बन, तीसरे से चौथे कार्बन, हीट को प्रोपगेट करता रहता है। तो डायमंड में जो थर्मल कंडक्टिविटी आती है वो ग्रेफाइट से ज्यादा आती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा आती है? वो डायमंड में नहीं बल्कि ग्रेफाइट में ज्यादा आती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? डायमंड की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? ग्रेफाइट की। बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होती है? डायमंड में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके बाद ग्रेफाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका नाम है कि भाई यहां पे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा बीच में स्पेसिंग आ रही है, तो बताइए ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? अगर दो लेयर्स के बीच में अच्छा खासा गैप आ रहा है तो इसका मतलब हम ये इसको प्रेस कर सकते हैं, यानी ये हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट होता है, काफी सॉफ्ट होता है, और ये स्लिपरी भी होता है। यस, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में गैप आ रहा है तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी, स्लिप हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, और इसी वजह से ये यूज होता है एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट समझते हैं? क्या होता है लुब्रिकेंट? हाँ, मशीन्स में यूज होता है, खासकर इंजन में यूज होता है। इंजन में बेटा पिस्टन होता है और पिस्टन बहुत तेजी से मूव करता है, तो अगर पिस्टन को फ्रिक्शन मिला तो इंजन का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो सारा का सारा ऑयल बर्न हो जाएगा, ठीक है, वेपर्स बन जाएंगी। तो इसीलिए कूलेंट और क्या कहते हैं, कूलेंट डाला जाता है और लुब्रिकेंट वगैरह ये सब मिलाए जाते हैं पेट्रोल में, डीजल में, जो मशीन्स में यूज होते हैं।
लेकिन वहां पे तो देखिए काम चल जाता है नॉर्मल कूलेंट, नॉर्मल लुब्रिकेंट से। नॉर्मली वो ऑयल यूज किया जाता है, काफी विस्कस ऑयल। लेकिन अगर ऐसी मशीन्स हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रन हो रही है, ऐसी मशीन्स जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रन हो रही है, अगर हम वहां पे ऑयल यूज करेंगे एज लुब्रिकेंट, तो वो जो हाई टेम्परेचर है वो ऑयल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी सारा लुब्रिकेंट हाई टेम्परेचर वाली मशीन खत्म कर देगी। तो उन सब जगह जहां पे हम ऑयल नहीं यूज कर सकते एज लुब्रिकेंट, वहां पे हम ग्रेफाइट की शीट्स यूज करते हैं एज लुब्रिकेंट, क्योंकि ग्रेफाइट भी बहुत बहुत स्लिपरी होता है, बहुत चिकना होता है, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देगा और पिस्टन खराब इंजन के नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन मशीन्स running at high temperature। बोलो बच्चों, ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई सबको? तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपने डायमंड के पॉइंट्स पढ़ लिए, आपने ग्रेफाइट के पॉइंट्स पढ़ लिए। एक टेबल बनाइएगा, अपनी कॉपी में एक टेबल बनाइएगा, एक तरफ डायमंड की प्रॉपर्टी और एक तरफ ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी। इससे दोनों के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा। जैसे डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ग्रेफाइट में लिखना sp2। डायमंड में मोर बॉन्ड लेंथ, तो ग्रेफाइट में लेस बॉन्ड लेंथ। इधर लिखना डायमंड डायामैग्नेटिक होता है, इधर लिखना ग्रेफाइट पैरामैग्नेटिक होता है। इधर लिखना डायमंड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इधर लिखना ग्रेफाइट की कम होती है। इधर लिखना डायमंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, तो ग्रेफाइट की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। इधर लिखना डायमंड बहुत हार्ड होता है, तो इधर लिखना ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये कंपैरिजन बहुत पूछा जाता है डायमंड और ग्रेफाइट में। डायमंड का यूज लिखना वो एब्रेसिव की तरह यूज होता है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। ओके बच्चों, अब इसके बाद एक और कंपैरिजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड और ग्रेफाइट में ज्यादा स्टेबल कौन होता है। ये बात मैंने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाई थी कि डायमंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और ग्रेफाइट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए ग्रेफाइट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। याद है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, या भूल गए? वहां मैंने प्रूव किया था कि डायमंड से ज्यादा स्टेबल ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इज thermodynamically more stable than diamond। तो एक और कंपैरिजन तुमको पता चल गया कि स्टेबिलिटी के मामले में डायमंड कम स्टेबल होता है, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है। इसका प्रूफ मैंने आप लोग बताया था, शायद आप लोग भूल गए हैं तभी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ग्रेफाइट का जब कंबशन करते हैं तो जो CO2 बनता है, तो यहाँ पे जो कंबशन में हीट रिलीज होती है वो ज्यादा रिलीज होती है, करीब 395.3। मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है। यहाँ पे डेल्टा H मोर निगेटिव आता है, और जब डायमंड का कंबशन करते हैं और CO2 बनता है तो डेल्टा H लेस निगेटिव आता है। यानी ग्रेफाइट के कंबशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और डायमंड के कंबशन में, एक सेकेंड, ग्रेफाइट के कंबशन में सॉरी ग्रेफाइट के कंबशन में एनर्जी कम रिलीज होती है और डायमंड के कंबशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। सही कर लीजिए, फिर मैं भी एक्सप्लेन करता हूं।
भाई ग्रेफाइट के कंबशन में अगर कम एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब ग्रेफाइट की जो एनर्जी है वो कम है, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। और डायमंड के केस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब डायमंड की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाई है, तो स्टेबिलिटी कम है। बोलो बच्चों, समझ में आया? डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि ग्रेफाइट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तभी तो उसके कंबशन करने पर एनर्जी कम रिलीज हो रही है, यानी डेल्टा एच कम निगेटिव आ रहा है। और डायमंड की पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, तभी उसका कंबशन करने पर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, इसका डेल्टा एच मोर निगेटिव है। एग्जैक्ट डेटा आप देखिएगा थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स में मिल जाएगा, मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। 393.5 होता है और एक का शायद 395.3 होता है, मतलब 1.9 का अंतर होता है दोनों में। ओके भाई, तो अब मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तीसरा एलोट्रोप, जिसका नाम है फुलरीन। तब तक आप टेबल बना लीजिए डायमंड और ग्रेफाइट के कंपैरिजन वाली।